नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। पर्यावरण आज हमारे देश का सबसे बड़ा इशू है। आप अक्सर खबरें सुनते होंगे कि दिल्ली राजधानी जो हमारे देश की है वहाँ भारी पॉल्यूशन हो गया है, एयर पॉल्यूशन, सांस लेना मुश्किल है। और एक तरह से कहिए कि जहरीली हवा लोग सांस के तौर पर अपने भीतर ले रहे हैं और इसकी वजह से सांस की बड़ी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं, बल्कि बिहार के बेगूसराय जिला भी अगर जाएंगे तो वही दमघोटू माहौल वहां का भी है। पूरे देश की हालत ऐसी है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के या पहाड़ के स्टेट है जहां पर्यावरण थोड़ा बेहतर है, खासकर सिक्किम का जैसे जिक्र किया जाता है, जिसे नॉर्थ ईस्ट का और स्टेट्स का जिक्र किया जाता है। लेकिन जो भी विकसित स्टेट्स है, हमारे देश के शहर है, वहाँ पॉल्यूशन सबसे बड़ा इशू है। अब ये अलग बात है कि पॉल्यूशन को लेकर के हम नागरिक, पॉल्यूशन को लेकर के हमारी सरकार बहुत गंभीर नहीं है। अब देखिए, दिल्ली में पुतिन आए हुए हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा है कि दिल्ली की ये हालत है कि सांस लेना मुश्किल है। और केजरीवाल, अगर आपको याद होंगे तो केजरीवाल लगातार क्या क्या प्रयोग किया उन्होंने। ऑड एंड इवन गाड़ियों का ये किया कि ये गाड़ी इस दिन चलेगी, उस गाड़ी उस दिन चलेगी। फिर पराली जलाने के लिए हुआ कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो पराली जलाते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। तरह तरह की बातें की गई। पर्यावरण मंत्रालय हमारे देश में हालांकि बहुत बाद में ये स्थापित हुआ है पर्यावरण मंत्रालय, लेकिन पर्यावरण मंत्री कौन है ये आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। खुद पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव है वो कहीं लाइमलाइट में नहीं दिखाई पड़ते। हम दिन रात चर्चा राजनीति की करते हैं, हिंदू मुसलमान की करते हैं, जातियों की राजनीति की चर्चा करते हैं, पैसे कमाने की करते हैं, लेकिन पर्यावरण हमारा कितना नुकसान पहुंचा रहा है इस पर हम बात नहीं करते। दुखद यह है कि जो हमारे देश में एक तो वैसे भी जंगल की संख्या कम है, पेड़ों की संख्या कम है। प्रधानमंत्री नारा देते हैं एक पेड़ लगाओ, लेकिन एक पेड़ लगाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जब लाखों पेड़, वो चाहे छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगल हो या बिहार के आम के 10 लाख पेड़ों के बाग हो, जब काटे जाते हैं तो प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मौसम का मजा लीजिए, दम घोटू मौसम का मजा लीजिए। लेकिन आम आदमी में भी ये अवेयरनेस नहीं है। जब बीमार पड़ते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये बीमारी क्यों हुई। एयर पॉल्यूशन के अलावा वाटर पॉल्यूशन बहुत भारी है यहाँ। पानी जो है, कैसा पानी पीते हैं ये लोगों को पता नहीं है, तो वो भी बहुत भयंकर है। उसमें भी पर्यावरण का बड़ा रोल है। पर्यावरण अगर प्रदूषित होता है, अगर खराब होता है, अगर असंतुलित होता है तो कई तरीके की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। एक और बात कि हमारा देश जो है गांव का देश कहलाता है। भारत गांव का देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव बड़े खूबसूरत है क्योंकि हरियाली है, खेत है, फसलें हैं, बागीचे हैं, फूल है। लेकिन गांव के भीतर जब आप जाएंगे तो पता चलेगा बहुत गंदे गांव हैं। मैं बिहार के गांव को देखता हूँ, अपने गांव को देखता हूँ। जब हम गांव में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मुख्य रोड से जो सड़क अंदर की तरफ जाती है वहां दोनों तरफ मल मूत्र बिखरे हुए हैं। लोग वहीं पैखाना करते हैं, नालियां बज बजाती हुई। गांव में साफ सफाई को लेकर के अवेयरनेस नहीं, जो कि बेहद जरूरी है। चूंकि अगर बचपन में पढ़ाया जाता है कि मक्खियां जो है जहाँ खाती है वहीं लेफ्टिन भी करती है और मक्खियां बीमारी फैलाने का सबसे बड़ी वजह है। लेकिन ये पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं। मक्खियां भिनभिनाती रहती है और हम भोजन करते रहते हैं। बहुत सारी चिंताएं हैं। हमारे साथ आज विशेष है मेहमान हमारे प्रमोद नमस् दबरासे साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। प्रमोद दबरासे भाई जो है वो पर्यावरण पे लंबे समय से काम कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया है और पर्यावरण को लेकर के कैसे सचेत हो लोग, कैसे सचेत हो सरकार, कैसे पर्यावरण को हम बेहतर बनाएं, इस पर लगातार प्रमोद भाई काम कर रहे हैं। आज उनसे बात करने का सौभाग्य मिला है और मुझे लगा कि प्रमोद भाई जब हमारे मित्र मंडली में है, हमारे दोस्त है पीयूष चक्रवर्ती जो इन्होंने इनके साथ काम किया है, वो भी एनजीओज के साथ काम करते रहते हैं, समाज में कैसे बेहतरी आए इसके लिए काम करते रहते हैं पीयूष चक्रवर्ती। इन लोगों ने साथ काम किया, साथ काम करते हैं प्रमोद भाई। और पर्यावरण को लेकर के बेहद चिंतित है। चिंतित होना लाजमी है क्योंकि पर्यावरण अगर खराब होता है तो हमारा, केवल हमारा वर्तमान खराब नहीं हो रहा बल्कि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य भी खतरे में पड़ जा रहा है। दुनिया पर्यावरण को लेकर के चिंतित है। ग्लेशियर पिघल रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तमाम तरीके की बातें हो रही है, लेकिन उन बातों में आम आदमी कहाँ सहभागी है
ये बड़ा सवाल है। सरकार किस तरह कितनी गंभीरता से सोच रही है, ये बड़ा सवाल है। प्रमोद भाई, आप पहले सबसे पहले तो ये बताएं कि आप पर्यावरण जैसे विषय से कैसे जुड़ गए? क्योंकि आमतौर पे लोग कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, किसी कंपनी कोई कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, पैसा कमाने के फिराक में लग जाते हैं लोग। आप जो है पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरा देश, राज्य पर्यावरण सुधारने में कैसे लगे? धन्यवाद धनंजय जी। बहुत बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल है। हम तो अभी 22-25 सालों से इस विषय से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उस समय जब मैं पर्यावरण मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चुना, बेंगलोर में पढ़ा मैं, उस समय थोड़ा सा डर सा था कि क्या ये विषय लेना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली विषय था वो। उस समय मुझे एमबीए करने की अपॉर्चुनिटी थी बहुत अच्छी जगह से, लेकिन मैंने पर्यावरण विषय चुना और मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया मैंने। देश में अपने अभी भी अगर आप देखोगे तो पर्यावरण के विषय पे हल्ला गुल्ला तो बहुत होता है। अभी दिल्ली का वातावरण देख रहे हैं आप, बहुत जोरों शोरों से नारेबाजी हो, मोर्चे हो, राय, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन हकीकत अगर आप देखोगे जमीन पे तो काफी अलग है। जो सीरियसनेस, जो इंटेंशंस, जो एक्शंस जिसे आप बोल सकते हो छोटी छोटी, जिसके कारण बहुत बड़े परिवर्तन हम ला सकते हैं, उसकी मुझे लगता है कमी है। तो रही बात मेरी इससे कैसा जुड़ा, तो मैं जैसे ही इसमें घुसा, मैं इसको अध्ययन करने लगा, इसको जानने लगा, पहचानने लगा, तो पता चला कि ये विषय हम जो सांस लेते हैं, और सांस लेना जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए पर्यावरण का विषय है। आप जो भी कुछ करें आज, हर आपकी गतिविधि के साथ पर्यावरण का विषय जुड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम इसको वैसे नहीं समझ पा रहे जैसे हम समझते हैं। इवन गवर्नमेंट की भी बात करता हूं मैं, गवर्नमेंट का भी इंटेंशंस जिसे आप बोल सकते हो, वो हमेशा सही है ऐसा बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं मैं बोलना चाहूंगा। तो यही है, आप देखोगे बड़े बड़े जो विकसित देश है उसमें इन सब विषयों पे के ऊपर इतना इतना गहन अध्ययन होता है, इतने लोग सेंसिटिव है इन सब चीजों के ऊपर। क्योंकि क्या है, पर्यावरण विषय बेसिकली है क्या? पर्यावरण विषय हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है, उसका असर जो है हमारे सेहत के ऊपर है। कुछ भी करिए आप, अभी कचरे का प्रबंधन उदाहरण के तौर पे, प्रदूषण उदाहरण के तौर पे, पानी जिस तरह का हम पीते हैं, जिस तरह के माहौल में परिवेश में हम रहते हैं, हमारे अगल बगल में जंगल है नहीं है, तो ये सारे एक एक विषय हम एसी यूज करते हैं नहीं करते, किस तरह का ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं, गाड़ियां कैसी यूज करते हैं, शहरों में गाड़ियों के कारण कितना प्रदूषण होता है, बिजली कैसी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे विषय जो है पर्यावरण के एक विषय के साथ जुड़े हुए हैं, और ये विषय डायरेक्टली हमारे हेल्थ के साथ इम्पैक्ट करता है, हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो यही है धनंजय जी। बिल्कुल। तो जब आपने पर्यावरण सब्जेक्ट चुना, तो आपके जो पिताजी थे उन्होंने क्या कहा? और पर्यावरण चुनने के बाद जब आपने चुना तो क्या लगा? कि उस समय तो बहुत कम लोग पर्यावरण को पढ़ रहे थे, आज भी पर्यावरण को पढ़ने वाले बहुत लोग नहीं है। तो क्या उन लोगों का रिएक्शन क्या था पर्यावरण को लेकर के या आपकी पढ़ाई को लेकर के? हमारे भाई थे बेंगलोर में, हम जब पढ़ाई करने गए तो चर्चा हुई, और यही चर्चा हुई कि विषय नया है, और जैसे हम आप अभी बात कर रहे, एक इंटरेस्ट लोगों को रहता है, वृक्षारोपण, पौधे लगाना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, या फिर ऐसे कुछ गतिविधियां होती रहती थी अगल बगल में, उसमें सम्मिलित होते थे। तो एक इंटरेस्ट लेवल पे ही ये सब था। लेकिन एज अ प्रोफेशन इसको मैंने तभी इतना सीरियसली नहीं लिया था। मेरा इंटरेस्ट फॉरेस्ट सर्विसेज में था एक्चुअली। मैं फॉर आईएफएस बनना चाह रहा था, लेकिन कुछ कारण नहीं जा पाया उस डायरेक्शन में। लेकिन पर्यावरण विषय चुना तो इंटरेस्ट सबका बना रहा। उनको लगा कि कुछ नया सब्जेक्ट है और अपॉर्चुनिटी शायद फ्यूचर में, क्योंकि घर का माहौल तो ऐसा होता है नॉर्मली कि लोगों को जॉब चाहिए होता है, एक नौकरी चाहिए। कुछ भी करो आप, नौकरी अगर मिल जाती है तो पर्यावरण करो, आईटी करो, एमबीए करो या सोशियोलॉजी करो। बहुत ज्यादा डिफरेंस घर के लोगों को नहीं होता है बहुत बार, क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम आते हैं, इन सब चीजों के प्रति उतना उतना
क्या बोलते हैं उसका अवेयरनेस हायर लेवल का नहीं था। उतनी जागरूकता नहीं है, उतना इतनी उत्साह जागरूक नहीं है उस वजह से। बिल्कुल। एग्जैक्टली इतनी जागरूकता नहीं थी, आप बोल सकते हो। तो यही है, इसलिए फिर जैसे ही हम सब्जेक्ट लिए, हम बेंगलोर में बहुत सारी गतिविधियां होती रहती थी, काफी एनजीओ थे, बहुत सारे ग्रुप्स में मैं एक्टिव था, रेगुलर मीटिंग्स हमारी होती रहती थी, पढ़ाई के डिस्कशन। दौरान ही, पढ़ाई के पढ़ाई दौरान। के दौरान ही, पढ़ाई के दौरान ही, क्या बात पढ़ाई है। के दौरान। तो जब पढ़ाई आपकी पढ़ाई- कंप्लीट हुई, आपने डिग्री ले ली, क्या मास्टर डिग्री ली? हाँ, मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री ली, तो डिग्री लेने के बाद जो है, आप जब फील्ड में आए, आपने क्या सोचा? पर्यावरण आपके आसपास जो था बड़ा गड़बड़ आपको लग रहा होगा, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए आपने क्या प्लानिंग की, और प्लानिंग में शुरुआत कैसे की, और अब तक कैसे कहाँ पहुंचे, थोड़ा विस्तार से बताइए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही धनंजय जी हमारी। प्लानिंग तो बहुत कुछ खास नहीं की थी, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जॉब मिलना टारगेट होता है सभी का, मेरा भी था। तो हमने एक डैनिश प्रोजेक्ट था, डेनमार्क का एक प्रोजेक्ट आया था बेंगलोर में, जिसमें हम 3-4 राज्यों में मेडिसिनल प्लांट का कंजर्वेशन कैसे किया जाए उसके ऊपर काम करने लगे। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी मेरे लिए भी वो। तो वहां से जो शुरुआत हुई, दरवाजे खुलने लगे, बातचीत होने लगी, बड़े बड़े जगह पे मौका मिला काम करने का। जैसे बेंगलोर की एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से हम सब उसको जानते हैं, वहां पे काम करने का मौका मिला। तो वहां से धनंजय जी दुनिया मुझे आप बोल सकते हो दिखी, जो हम किताबों में पढ़ते थे वो रियलिटी में हम देखने लगे। ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के साथ मिलने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, समझने का मौका मिला दुनिया भर में क्या होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर मतलब देश की बहुत ही, आईआईटी से भी उसका रैंक अच्छा है, उसके ऊपर है, और दुनिया भर के संस्थानों के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जुड़ी हुई है, काम करती है। तो वहां पे दुनिया भर के सम्मानित साइंटिस्ट लोग, गणमान्यत लोग आते थे, विजिट करते थे, बातचीत होती थी, हमको भी मौका मिलता था इंटरेक्शन का। तो वहां से जो है एक आप चिंगारी बोल सकते हो आप ये, या फिर वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हो। दुनिया मुझे वहां से समझ में आने लगी थोड़ी, और वहां से इन सब चीजों में इंटरेस्ट तो बढ़ा ही, अध्ययन के साथ, डिस्कशन के साथ, बातचीत के साथ, लोगों का के साथ बात करने का जो एक्सपोजर मिला उसके साथ इसकी समझ तो बहुत अच्छी हो गई मेरी उसी समय से। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाता रहा तो अपॉर्चुनिटीज खुलती रही। मैं उसके बाद पीएचडी के लिए मुंबई में आया, एक रिजर्व बैंक की इंस्टीट्यूट है गोरेगांव में, आपको पता होगा शायद, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च हम उसे बोलते हैं। तो वहां पे मुझे पीएचडी करने का मौका मिला, मैंने कंप्लीट नहीं की, लेकिन वहां पे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली। वहां से दूसरी दुनिया में मैंने कदम रखा, आप बोल सकते हो। वहां से देश का विकास, उसमें आर्थिक विकास की हम बात करते हैं नॉर्मली, तो आर्थिक विकास और उसके साथ साथ पर्यावरण हो, सोशल इश्यूज हो, स्टेक होल्डर्स हो, लोग हो, साथीदार हो, इन सब लोगों को लेके नीतियां देश की कैसी बनती है, नीतियां बनाने में हम जैसे लोगों का क्या योगदान होता है, नीति बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, उसकी समझ जो है मुझे वहां से डेवलप होने लगी। हमारे बहुत गणमान्य प्रोफेसर लोग थे, जो उस समय का प्लानिंग कमीशन जो था उसके मेंबर रहते थे। बहुत बड़ी 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 हस्तियां वहां पे भी आती थी, बातचीत करने का हमको मौका मिलता था। तो देश में जो हम बहुत बड़े लेवल पे आप बोल सकते हो जीडीपी की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, पॉलिसीज की बात करते हैं, 5 ईयर प्लानिंग की बात करते हैं, तो ये सारी चीजों के साथ मेरा डायरेक्ट रिलेशन जो है, डायरेक्ट काम करने का मौका जो आप बोल सकते हो वहां से मिला। और वैसे ही जी। फिर दरवाजे खुलने लगे। मैं फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ थोड़े समय के लिए ज्वाइन किया। एक लंदन स्थित वाटर एड नाम की एजेंसी है, उसके साथ काम करने का मौका मिला। और उसके बाद जो दुनिया खुली, तो मान लीजिए एकदम बहुत ही अलग रास्ते में मैं गया, आप बोल सकते हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, जो एशिया विकसित बैंक बोल सकते हो आप उसको, वर्ल्ड बैंक हो, यूनिसेफ हो, संयुक्त राष्ट्र संगठन हो, जर्मन गवर्नमेंट की जीआईजेड हो, अमेरिकन गवर्नमेंट की यूएसएड हो, नीदरलैंड की कुछ संस्थाएं हो, जिनेवा बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है यूनिटार नाम की, उनके साथ 5 साल मैं जुड़ा रहा और दुनिया भर के लोगों को इन सब चीजों के बारे में प्रशिक्षण देने लगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो है मेरा, आप बोल सकते हो, देश की नीति का निर्धारण करना, उसको मैंने लीड किया।
मिनिस्ट्री के साथ और एशियन डेवलपमेंट बैंक हम दोनों मिलके उसका नेशनल पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के। वो पर्यावरण तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था ही, लेकिन हमारा फोकस जो है ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जाए देश में, क्योंकि अच्छा, हम स्वच्छता की बात करते थे, सैनिटेशन की बात यस, करते थे, जी, टॉयलेट जो कचरा कंस्ट्रक्शन, है उसके निस्तारण की बात। कचरा के निस्तारण की, वो ठोस और जी, तरल दोनों की। तो उसका जी, उसको लीड मैंने किया, उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर था। पूरे देश में घूमने का मौका मिला। बिहार में भी बहुत दूर दूर तक जो जो ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात कर रहे हो, सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया। सिर्फ बिहार का जी, ही नहीं, यूपी हो, केरला हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, लगभग देश के हमने 20-22 राज्यों में बहुत भ्रमण किया, अध्ययन किया। और उसके बाद 2-2.5 साल के अंतराल के बाद हमने एक पॉलिसी बनाई जो देश ने एडॉप्ट की, और उसके बेसिस पे सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का इम्प्लीमेंटेशन करने लगे। लेकिन कहानी वहीं तक नहीं रुकी। नेशनल पॉलिसी बनाने के बाद हमको कई राज्यों से ऑफर्स आए, इन्विटेशंस आए, रिक्वेस्ट आए कि हमको हमारे राज्य की स्पेसिफिक पॉलिसी बनाने में आप मदद करिए। तो इस कड़ी में मैंने बहुत सारे राज्यों को, कम से कम 1 डजन से ज्यादा राज्यों को उनकी पॉलिसी बनाने में सिर्फ मदद ही नहीं की। पॉलिसी तो क्या है, एक ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीजें होती है, लेकिन उसकी समझ कैसे बने। आम आदमी हो, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, डिस्ट्रिक्ट के उसको ऑफिशियल्स उसको हो, जमीन पर कैसे उतारे, व्यवहार में हाँ, कैसे उसको उतारे, वो सबसे उसको इम्पोर्टेंट। जमीन पे कैसे उतारा जाए, ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। तो उसमें मैंने इन सारे राज्यों को, कम से कम 15 से 20 राज्यों को मैंने पर्सनली हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया, नीति बनाने के साथ साथ। उसमें प्रशिक्षण हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका क्रियान्वयन कैसे करना वो हो। तो ये सारी गतिविधियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जैसे आप बोल रहे जमीन पे उतारने वाली गतिविधियां थे, जिसपे मैंने फर्स्ट हैंड काम किया, आप बोल सकते हो। जी, लेकिन जी, इसमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझे हाईलाइट करना है वो ये है कि लोगों की समझ जो है, बाय एंड लार्ज जिसे आप बोल सकते हो, लोग मीन्स इसमें सब आ गए। नेशनल लेवल मिनिस्ट्री से लेके ग्राम पंचायत हो, शहर हो, इनके अधिकारी हो, या सामान्य नागरिक हो, इनकी समझ जो है बहुत ही सुपरफिशियल है। हर कोई तकनीक की बात करता है, हर कोई पैसे की बात करता है। अभी आप देखोगे देश में उदाहरण ऐसे ऐसे है, हजारों करोड़ रुपए हमने खर्चा किए इतने सालों से, करीबन 30-40 साल से हम इसमें बड़े स्केल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हजारों करोड़ जी, हर शहर में, हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में, हर जिले में, हर राज्य में हम खर्चा कर रहे हैं। लेकिन बेसिक मुद्दा मैं बताता हूँ आपको एक, कचरे का विलगीकरण, सोर्स सेग्रीगेशन की बात करते हैं, गिल्ला कचरा, सूखे कचरे की हम बात करते हैं। मानिए मेरी बात, 2000 में हमारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की पहली नीति आई थी। आज 2025 में हम 25 साल में हम कचरे को अलग अलग नहीं कर सके, उसमें हम कामयाब नहीं हो सके। मुंबई इसका में मतलब, मैं आपको टोक रहा हूँ कि मुंबई में पिछले 5-7 सालों से देख रहा हूँ, वो कहते हैं कि आप जो है गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखिए, मेडिकल कचरा अलग रखिए, है ना। लेकिन कुछ दिन तक तो चलता है, एक 2-4-5 दिन आने के बाद फिर वही हो जाता है कि एक ही कचरे के डब्बे में सब डाल देते हैं सारी सोसाइटियां, और वही कचरे का जो लेके जाता है, गाड़ी आती है मुंबई में, तो वो कचरे की गाड़ी जो है वैसे ही कचरा लेके जाती है, बाद में कैसे करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट मुझे नहीं पता। तो स्टेशन पे भी मैं देखता हूँ कि सूखा कचरा गीला कचरा का अलग अलग बॉक्स लगा रहता है, लेकिन लोग तो कहीं भी डाल देते हैं। जो गीले कचरे में भी सूखा डाल देंगे, सूखे में भी गीला कचरा डाल देंगे। सूखा गीला कचरा का फर्क क्या होता है ये लोगों को नहीं पता है। ये सारी परेशानियां तो मैं देखता हूँ। तो जो पॉलिसी लेवल पे जो आप काम कर रहे हैं, वो जमीन पर उतारने में बड़ी सारी परेशानियां आती होंगी प्रमोद भाई। बहुत ज्यादा परेशानी आती है धनंजय जी। क्या है, पॉलिसी मेकर भी कोई जन्मतः एक्सपर्ट नहीं होता है, वो भी सीखता है। जब हम पॉलिसी बना रहे थे, समझ हमारी भी विकसित हो रही थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हमने उस समय पॉलिसी, हमारे डॉक्यूमेंट जो बना उसमें डाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको एज इट इज या जैसा लेना चाहिए था वैसा नहीं लिया गया बोल सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने उस विषय के और गहन अध्ययन किया, और राज्यों में विजिट किए, और लोगों के साथ बातचीत हुई, तो मैंने 2 साल पहले एक बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अभी मैंने एक अप्रोच डेवलप किया है, जो सोर्स सेग्रीगेशन की हम बात करते हैं ना, उसमें जो कमियां थी, वो जिस एक
चीज के कारण नहीं हो रहा है, उसके लिए हमने एक अप्रोच डेवलप किया है जिसको हम काऊ अप्रोच बोलते हैं, कलेक्ट ओनली वेट वेस्ट। ये अप्रोच इतना पावरफुल अप्रोच है, इतना रिवोल्यूशनरी अप्रोच है कि जो हमारी दिक्कतें हैं सोर्स सेग्रीगेशन रिलेटेड, वो मानो मेरी बात 100% सॉल्व हो सकती है। 100% हम सोर्स सेग्रीगेशन अचीव कर सकते हैं बिना बोले, बिना बताए, बिना जो दिक्कतें आज के डेट में हम फेस कर रहे हैं उसको फेस करे बिना। हमने इनफैक्ट बिहार के 2-3 शहरों में इसका ट्रायल भी किया है। आपके बिहार के पटना के बगल के जो 3 शहर है वहां पे हमने इस अप्रोच को फुलवारी शरीफ में, दानापुर में, फुलवारी शरीफ, दानापुर और एक कोई शहर है छोटा, मैं फतुहा, फतुहा। फतुहा नहीं था वो, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, सॉरी। अच्छा, तो ठीक है। तो उसमें हमने ट्रायल किया। इगतपुरी महाराष्ट्र में एक छोटा शहर है, वहां पे हमने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन क्या है ना, इसको एक बड़ा सपोर्ट जब तक नहीं मिलता इस अप्रोच को, इसको सीरियसली हमारे जो डिसीजन मेकर्स है, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स जो है, हाईएस्ट लेवल पे बोल रहा हूँ, पर्यावरण मंत्रालय हो या नहीं तो वो तो प्रमोद भाई, मैंने अपनी प्रस्तावना में वही तो कहा कि एक तो हमारे देश में पर्यावरण मंत्रालय बहुत बाद में शुरू हुआ, 90s के बाद, 90 के बाद शुरू हुआ पर्यावरण मंत्रालय। फिर वो मंत्री कौन है आज भी लोग नहीं जानते हैं सही बात कि है, सही बात। पर्यावरण मंत्री कौन है, उनका एक्सपोजर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एक पेड़ लगाओ माँ के नाम, एक पेड़ लगाओ फलाने के नाम, उसके आगे नहीं बढ़ा। वो पेड़ लगा, वो सूख गया या क्या हुआ। मैं बताऊं आपको, हमारे बिहार में हम अपने गांव को याद करते हैं तो गांव में पूरा पेड़ लगाओ अभियान चलाया गया, हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वो पेड़ जो है वो सब खत्म हो गए। कुछ दिन तक तो पेड़ों की रखवाली के लिए, पेड़ों को पानी देने के लिए मजदूर रखे गए, लेबर रखे गए, लेकिन उसके बाद वो पेड़ सूख गए, काट के लोग लेकर के चले गए। किसी को परवाह नहीं थी, न सरकार को चिंता है, न ग्राम पंचायत को चिंता है, न ब्लॉक को चिंता है, न आम आदमी को। आम आदमी क्या करे। तो ये सारी परेशानियां तो हैं किसी भी। तो क्या आपको लगता है कि सरकार में अभी भी कोई वो गंभीरता आई है जो गंभीरता पर्यावरण मांगती है? पर्यावरण जो गंभीरता मांगता है वो गंभीरता है सरकार में, और नहीं है तो उसकी क्या वजह है? गंभीरता बोलिए या फिर नियत बोलिए, उसकी थोड़ी सी कमी अभी भी मुझे झलकती है। इंटेंशन मैं बार बार शब्द यूज करता हूँ, क्योंकि नियत, बिल्कुल, इंटेंशन को हिंदी में नियत कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। हाँ, प्रायोरिटीज जो है हमारी एज ए गवर्नमेंट अभी भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। अभी आप देश में देख रहे हो किस तरह की बातों पे चर्चा हो रही है, क्या हमारी प्रायोरिटी है। महाराष्ट्र में, मुंबई में हम बैठे हैं, किस विषयों पे कि ये पॉलिटिकल लीडर्स जो है अपने, उनका फोकस क्या है, उनकी मुंबई में आप मेहनत। देख लीजिए प्रमोद भाई कि जो आरे कॉलोनी है, आरे कॉलोनी में ढेर सारे, मुंबई के बीचों बीच में उतने आप तो आए हैं तो गोरेगांव में आपने पढ़ाई की है तो आपको तो पता है कि आरे कॉलोनी के पेड़ काट करके वहां जो है मेट्रो का शेड बनाया जा रहा है। ये इसके लिए कितना हंगामा हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। फिर जो है, जो मैंग्रोव्स है मुंबई में, उसको किस तरह से खत्म किए जा रहे हैं, किस तरह से समुद्र को, खाड़ी को भर करके बिल्डिंगें बांधी जा रही है। किस तरह से अभी खबर आई है कि अरावली की पहाड़ियों को, जो उसका लिखा गया कि 100 मीटर से जो नीचे है वो पहाड़ी में नहीं आएगा, उसको काट करके आप घर बनाने की, बिल्डिंग बनाने की और क्या क्या करने की बात कर रहे हैं। जो हसदेव के जंगल छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है कि वन काटे जा रहे हैं, आदिवासियों को भगाया जा रहा है नक्सलवादी कह करके, ये तमाम, इससे जो सरकार का जो चेहरा दिखता है वो तो यही दिखता है कि पर्यावरण उसी गंभीरता में नहीं है, और पर्यावरण को खत्म करने के तमाम जो हथियार हो सकते हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहीं चेतना नहीं है। ये चेतना कैसे जगाई जा सकती है, इस पे बात करें। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सब चीजों के बारे में जागरूक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये विषय, जो जिस विषय की हम बात कर रहे थे अभी, मैं काउ अप्रोच के बारे में बात कर रहा था, जिसमें आप 100% कचरे का जो है सेपरेशन कर सकते हो जहाँ पे वो जनरेट होता है। और ये मामूली बात नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कचरा अगर आप सेग्रीगेट कर पाए हाउस होल्ड लेवल पे, तो उसकी 100% रिसोर्स वैल्यू हम जिसे बोल सकते हैं वो अचीव कर सकते हैं। 100% रिसोर्स वैल्यू मतलब क्या है? गीला कचरा हो गया, सूखा कचरा हो गया। सूखा कचरे में जो जो हजारों चीजें आती है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ किया जा सकता है। पेपर है, रिसाइकल किया जा सकता है। प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, टेक्सटाइल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, और क्या क्या नहीं है। तो हर कचरे का कहीं ना कहीं
रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और इसमें बहुत बड़ी एक संभावना धनंजय जी आपको दिखेगी कि एक तो रोजगार मिल सकता है, रोजगार के बहुत बड़े साधन हम उपलब्ध करा के दे सकते हैं देश के युवाओं को, महिलाओं को। उसके साथ साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इससे हम खड़ी कर सकते हैं, और बहुत बड़ा जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन, हम ग्रीन इकोनॉमी आप जिसे बोल सकते हैं। आज हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी यही है जो हम अभी बात कर रहे हैं, शुरुआत यही से होती है। तो जब तक हम हमारे कचरे का प्रबंधन ठीक से नहीं करेंगे, उसको सोर्स लेवल पे सेग्रीगेट नहीं करेंगे, तब तक कचरे का हल नहीं हो सकता है। कोई भी तकनीक, दुनिया भर में जाइए आप, कोई ऐसी तकनीक नहीं बनी जो कचरा सेपरेट कर सके एक बार वो मिक्स हो गया, कोई ऐसी तकनीक नहीं। भारत भर में आप देखोगे बहुत सारा हजारों करोड़ खर्चा करके लोगों ने वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट बड़े बड़े लगाए, 1000 करोड़ 2000 करोड़ इस तरह की अमाउंट खर्चा करके बहुत बड़े बड़े वेस्ट टू एनर्जी की बिजली पैदा करने के प्लांट लगाए। साल भर 2 साल बाद जाओ आप, सब बंद पड़े हैं। और इसका एक ही कारण है, जो फंडामेंटल है अपने, वो हमारे गलत है। अगर हम फंडामेंटल हमारे बेसिक सिद्धांत को अगर सही करें तो ये सारी दिक्कतें जो है बहुत हद तक कम हो सकती है। और इसमें जो संभावनाएं, आप बड़ी बड़ी बातें जो हम करते हैं ना, क्लाइमेट चेंज हो, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होता है जिसके कारण प्रदूषण बहुत बढ़ता है, ये सस्टेनेबिलिटी की बात हम करते हैं। आजकल कारपोरेट को ईएसजी का कुछ नया फंडा हम बताने लगे हैं। हर कारपोरेट को अपने अपने ऑफिसेस में एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस की चीज़ों पे काम करना एक आप सख्ती कर दिया, ऐसा बोल सकते हो आप, बड़े इंडस्ट्रीज को। तो ये सारे इश्यूज का जो जड़ है, जो शुरुआत है, ये छोटी छोटी चीज़ों से होती है धनंजय जी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपने बोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बड़े प्रोजेक्ट्स हो। अभी हमारे, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मुझे आपसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट दिख रहा है, लेकिन वो एयरपोर्ट किस तरह से बना है, वहां की जमीन क्या थी, बड़े बड़े माउंटेन्स थे, इतना बहुत बहुत बढ़िया माहौल हमको यहाँ से दिखता था। अगल बगल में तालाब बहुत बढ़िया थे, सब नष्ट कर दिया गया। बिल्कुल सही है। तालाब भर दिए गए, पहाड़ काट दिए गए, पेड़ काट दिए गए, गांव उजाड़ दिए गए, ढेर सारा हुआ। बिल्कुल सही। मैनग्रूव्स की आप बात करते हो, जो मुंबई की आज स्थिति है, आप एक बात बहुत अच्छी तरह से हम सबको समझनी है। आज की अगर मुंबई की स्थिति ऐसी है, जो हर बाढ़ में, हर बारिश में पानी भर जाता है, क्यों भरता है? क्योंकि मैनग्रोव जैसी जो बहुत ही नेचुरल हमारे संसाधन है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं। मैनग्रोव बेसिकली करता क्या है, ये अगर हम ठीक से समझ लिए, हमारे जंगल क्या करते हैं वो अगर हमने ठीक से समझ लिए, तो ये जो डिस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो, ये नहीं होगा। मैनग्रोव बेसिकली एक कुशन जैसा हमारे लिए काम करता है। मेरे बगल में मैनग्रोव्स है, अगर ये यहाँ पे नहीं रहते और कल जाके सुनामी या इस तरह की बाढ़ जैसी इवेंट होती है, तो उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी साधन नहीं जो हमारा बचाव कर सके। ये बात मुझे लगता है डेवलपर्स जो है, इन्वेस्टर जो है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके हम ये काम करना चाह रहे हैं, उनको समझ में आनी चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए हमको, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पे? हमारे लाइफ की कीमत पे? डेफिनेटली नहीं। तो ये सेंसिटिविटी मुझे लगता है हमको हमारे बिजनेसेस में, हमारे कार्य में, हमारी सोच में लानी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा आपने। और ये सोच जो है जमीन स्तर पर, यानी जो आम आदमी है उसके भीतर लाना है, और उस लेवल पे भी लाना है जो पर्यावरण मंत्रालय है, जो क्लियरेंस देता है कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। अब गांव में तो ये हो गया कि आपके यहाँ पेड़ लगा हुआ है, नीम का पेड़ या किसी और का पेड़ अगर काटना है आपको, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है वीडियो से। परमिशन वीडियो नहीं देगा, पैसा लेगा तब परमिशन देगा। तो कई तरीके की चीजें हैं उसमें। तो ये एकदम चीजें है, नियम तो बना दिए हम, लेकिन नियम का उल्लंघन किस तरह से सरकारें कर रही है, किस तरह से मंत्री कर रहे हैं, किस तरह से आम आदमी से लेकर तमाम लोग कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, ये सबसे खतरनाक हमारे देश में है। प्रमोद भाई, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी जानकारियां दी आपसे, और हम समझेंगे दूसरे दिन भी किसी दिन कि इसमें पर्यावरण। धनंजय जी एक छोटा सा मुद्दा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मुझे लगता है कहीं जी आप उसको ऐड कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी कचरे के प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, तो ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बना है, ये मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बीमारियां जो हम देखते हैं, कैंसर हो, आजकल बहुत इनफर्टिलिटी, बांझपन का प्रमाण बढ़ रहा है,
हार्ट अटैक हो, स्किन के डिसीजेस हो, रेस्पिरेटरी डिसीज हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, ये खतरनाक किस्म की बीमारियों का जड़ अगर आप इसका अध्ययन अगर करोगे तो इसका रूट जो है, इसकी मूल जो है, आपको कहीं ना कहीं जिस तरह से हम कचरे का प्रबंधन करते हैं उसमें रहता है। क्योंकि हम दिन ब दिन जो कचरा, हर दिन जो कचरा निकालते हैं, फेंकते हैं, वो जाता कहाँ पे है? हमारे नदियों में, नालों में, खेतों में, पानी में, पर्यावरण में, जलाने में। और ये सारी चीजों में केमिकल रहता है और ये सारा केमिकल किसी ना किसी माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है और वही आपके बीमारी की जड़ बनता है आगे चल के। तो बिल्कुल, इसलिए ये बहुत सही जो कहा हम अभी। ये सारी चीजों की हम बात जो कर रहे हैं ना, इतने स्ट्रेस इसके ऊपर दे रहे हैं, इसका इतना एम्फोसिस इसके ऊपर दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं कि समझ लीजिए सब लोग, जी हम अगर शासन, नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत आपको अगर बोलती है कि कचरे का पृथक्करण करिए, तो उनको सपोर्ट करिए, उनका साथ दीजिए, तो हमारे आपके लिए पर्यावरण, माहौल अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही है। अभी एक नालंदा जिला का एक सर्वे आया, वहां माँ का दूध, उस पर रिसर्च हुआ, जांच की गई, तो पता चला कि माँ का दूध भी बच्चों के लिए सेफ नहीं है वहाँ। अब वहाँ क्यों माँ के दूध में वो कई चीजें आई हैं जो नहीं होना चाहिए दूध में। तो वो एक रिसर्च का विषय है। ऐसा अब गाय का दूध पीते हैं, प्लास्टिक का दूध पीते हैं, खुले पीते हैं, वो तो अलग इशू है, लेकिन माँ का वो दूध भी अगर सेफ नहीं है तो नहीं, हमको वो बहुत क्या है चिंतित ना, होने की जरूरत है पर्यावरण को लेकर के। बिल्कुल धनंजय बताइए। जी, मैंने एक्चुअली इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी दे दिया है। जो हम खा रहे हैं आजकल, हर चीज प्रदूषित है, आपको दिखती बिल्कुल नहीं है सही है। काफी सारी चीजें। इसके अंश जो है, केमिकल जो है आपके दूध में, पानी में, खाने में, हर चीज में है। तो आप इससे बच नहीं सकते। बचने का एकमात्र रास्ता है, जो छोटी छोटी एक्शंस हमारे लेवल पे अपेक्षित है उसको ले। इसलिए हमारा प्रयास, हमारी संस्थाएं है, सर्कल है, CSCDI के माध्यम से हम लोगों को एक तो जागरूकता देने का काम करते हैं, दूसरा इसके इससे रिलेटेड प्रशिक्षण, हाँ, क्या हम लोगों के किसी उपयोग में अगर आ सके, वो पैसे की बात बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम फ्री में एजुकेशन देने को लोगों को तैयार है। जी जी। देश में ही नहीं, विदेश में भी हम पहुंचे हैं, बहुत सारे बाहर के देशों के साथ हम इस विषय पे काम करते हैं, प्रशिक्षण हो या फिर कंसल्टिंग हो, एडवाइजरी सर्विसेज हो, ये सारे विषय पे हम हमारी संस्था के माध्यम से काम करते हैं और करना चाहेंगे। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भाई। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ आप देख रहे थे, आपका भी बहुत बहुत आभार। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, वीडियो शेयर भी कीजिए, मेंबर भी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।